No, sir. In the class, I'll leave at the last few minutes. A bit early. Okay, thank you, sir. Rishan, the class is over for 12th. You can leave the class. If you're writing, then please. Keep writing. Yes, so we can start. Rishan, you can leave the class. Okay.
Okay. Yes, so we have studied what Cartesian product in the last class. Now, getting forward from the Cartesian sets, we have the next topic is relation. Cartesian product में हमें क्या करना था, सारे पॉसिबल पेयर्स बना लेते हैं, जितने पॉसिबल पेयर्स आप दो सेट के आपस में बना सकते हैं सबके सब कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आ जाएंगे, राइट। और हमने इसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देखी, थोड़ी सी बेसिक एक दो प्रॉपर्टीज और बताना चाहूंगा आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। तो लेट्स से आपने ए क्रॉस बी यूनियन सी लिखा, आप बी यूनियन सी के साथ ए का क्रॉस प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज ए क्रॉस बी। बेसिकली ये मैं बताता हूं आपको मैं क्या क्या कर रहा हूं, ये आप जानते हैं, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अंदर ले जाके बस। तो ये सिंपल बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप 4 इंटू 5+3 करते हो ना। 4 इंटू 5+3 को कैसे निकालोगे, या तो ऐसे निकालोगे कि 5+3 8 हुआ, 8 इंटू 4 32 हुआ, या फिर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि आप 4 को पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो प्लस 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सेम। और अगर आप ये लिख रहे हैं तो तब भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट बाहर लगाया हुआ है, ये सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट बाहर लगाया हुआ है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाहर लगाया हुआ है, तो आप इसको अंदर ले जाकर सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस पे आपको एक दो बेसिक क्वेश्चन दिया गया होगा एनसीईआरटी में, आप सॉल्व करेंगे, हो जाएगा इसी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ना हो तो मुझसे पूछ लेना हो प्लीज। चलिए जी, अब बात शुरू करते हैं जरा रिलेशंस की। तो कल यार सबसे पहले मैंने आपको एक वेन डायग्राम बनवाया था। लेट मी स्टार्ट विद द वेन डायग्राम ओनली। पहले तो मैं आपको एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का वेन डायग्राम बना के दिखाऊं। लेट्स से मेरे पास तीन यहाँ पे हैं, 1 2 3, तीन ही यहाँ पे हैं ए बी सी, ये सेट है कोई ए, ये सेट है कोई बी। तो मैं आपको ए क्रॉस बी का रिप्रेजेंटेशन बना के दिखा रहा हूँ कैसे बनेगा। ए क्रॉस बी क्या कहता है कि भाई आप 1 के सबके साथ पेयर बनाओ, फिर आप 2 के सबके साथ पेयर बनाओ, और ऐसे फिर आप 3 के सबके साथ पेयर बनाओ। तो 1 का पेयर सबके साथ, 1 को सबके साथ कनेक्ट करा, 2 को सबके साथ कनेक्ट करा, एंड देन 3 को सबके साथ कनेक्ट करा। तो ये सिंपल सिंपल हमारा 9 एरोज चल रहे होंगे, आप देख सकते हो। 1 से 3 स्टार्ट हुए, 2 से 3 एरोज स्टार्ट हुए, 3 से भी 3 एरोज स्टार्ट हुए। बेसिकली हर पॉइंट से हर दूसरे पॉइंट पे एरो बना दिया। ये बनेगा ए क्रॉस बी, जिससे आंसर मिलेगा आपको 1 A 1 B 1 C 2 A 2 B 2 C एंड 3 A 3 B 3 C। Now let me start with the term relation first. Just a minute. So first of all, what does relation mean? Now we are connecting these two sets only. Relation भी यही कहता है कि आपको कनेक्ट करना है इन दोनों सेट को, बट किसी ना किसी गिवन कंडीशन से, कुछ ना कुछ कंडीशन हमें बताया जाएगा कि कैसे हम कनेक्ट करना चाहते हैं दो सेट। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल हियर मैं ये करना चाहता हूँ, अभी मैं इसको हटा रहा हूँ, ये तो एक ए क्रॉस बी का रिप्रेजेंटेशन था, आप खुद से भी बना सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। अभी जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, बस आपको आता है, दिक्कत तो कोई है ही नहीं। मैं कह रहा हूं पहली बात तो मैं कैसे लिखूंगा इस चीज को, ऐसे लिखूंगा। इसका मतलब है, इसको मैं ऐसे रीड करूंगा, ए रिलेट्स टू बी।
A relates to B such that मैं अभी आपको पूरा इसको रीड करने का भी तरीका बता दूं। तो ये जो हमने लिखा है, ये हमसे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हम ए और बी का रिलेशन निकाल रहे हैं। नाउ व्हाट इज स्मॉल ए एंड स्मॉल बी? फर्स्ट ऑफ ऑल, small a is any any element of set A and small b is any element of set B. हम ये कह रहे हैं कि सेट A के एलिमेंट्स और सेट B के एलिमेंट्स आपस में रिलेट कर रहे हैं, किस रूल या किस एसोसिएशन से वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो वी विल बी गिवन अ रूल, कोई ना कोई रूल हमें दिया जाएगा जिसके थ्रू हम A और B सेट के एलिमेंट्स को कनेक्ट करना चाहते हैं। ध्यान रखिए मेरी बात, सुनते जाइए। जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे थे तो कोई रूल नहीं था, आपको सारे के सारे पॉसिबल पेयर्स बनाने ही बनाने, जितने भी आप पेयर्स बना सकते हो। पर जब आप रिलेशन की बात कर रहे हो तो हम आपको बताएंगे कि पेयर्स बनाने कैसे। आप सारे पेयर नहीं बनाओगे, हम बताएंगे कौन कौन से पेयर बनाने हैं। कैसे बताएंगे? इस कंडीशन से बताएंगे। ये कंडीशन या ये रूल है जिससे आप अपना आंसर बताओ। अब रूल क्या है? रूल ये है कि देखिए, दूसरे सेट का कोई भी एलिमेंट यानी कि बी सेट का एलिमेंट ट्वाइस ऑफ ए होना चाहिए। ए किसका एलिमेंट था? सेट ए का। बी किसका एलिमेंट है? सेट बी का। चलिए शुरू करते हैं। कैसे करें जी शुरू? आप पहले वाले सेट की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज यानी कि स्मॉल ए की क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं? कैन समवन टेल मी दिस? व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्मॉल ए? अच्छा, स्मॉल ए सेट ए का कोई भी एलिमेंट है, आपको दिया गया ना, स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, ये जो दिया गया है। बिल्कुल। और 2 यस एंड 1 एज वेल। तो हम ए की इन तीन में से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। आप क्या करेंगे? आप तीनों रखेंगे। पहले आपने रखा ए को 1, जब आपने ए को 1 रखा तो बी की वैल्यू आपको मिलती है 2। फिर आपने ए को रखा 2, जब आपने ए को 2 रखा तो बी की वैल्यू आपको मिलती है 4। जब आपने रखा ए को 3 तो बी की वैल्यू आपको मिलती है 6। तो सबसे पहले आप पहले सेट की सारी वैल्यूज को पुट करके देख लेंगे अपना जो भी दिया गया है उसके अंदर। जब आपने ये काम किया तो आपको बी की कुछ कुछ वैल्यूज मिली। अब आपने देखा कि बी की वैल्यू है हमारे पास 2 आई है, एक जगह से 4 आई, एक जगह से 6 आई। क्या मेरे पास 2, क्या मैं बी की 2 वैल्यू ले सकता हूं? इज दिस पॉसिबल? कैन बी बी 2? ये कैसे पता चलेगा? व्हाई? like it's not present in set A, it does not belong to set B. Set I mean, B, set B. Yeah, sorry, set B. Yeah, correct. तो मेरे को ये चेक करना पड़ेगा इसके बाद whether this value is present in set B or not. See, B here, B is 2, but B cannot take the value 2 because because 2 is not present in the set B. So this is not possible. अगली बार B की वैल्यू आ रही है 4, is 4 in the set B? Yes. So this is possible. यानी कि एक पेयर बन गया 2,4। फिर मैंने A को 3 रखा, B की वैल्यू 6 मिली। क्या 6 सेट B के अंदर है? हाँ है। तो यानी कि ये भी पॉसिबल है। आंसर मिला 3,6। अब मेरे पास A की कोई और वैल्यूज रखनी पॉसिबल है नहीं, तो मेरे इस रिलेशन के 2 आंसर हुए। मैं इस रिलेशन को ऐसे लिख सकता हूं 2,4 3,6। अगर मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखता तो 9 एलिमेंट्स आते मेरे पास, 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। बट जब मैंने इनका एक रिलेशन लिखा तो रिलेशन के अंदर 2 ही एलिमेंट आए।
मैं कोई और भी रिलेशन लिख सकता हूं। मैं नहीं कह रहा कि हमेशा रिलेशन यही होगा, रूल कुछ भी हो सकता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप रूल को देखेंगे, जो भी रूल होगा उसके अंदर पहले वाले सेट की, यानी कि इनपुट से, हमेशा पहले सेट को इनपुट बोला जाता है, तो आप इनपुट की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख के देखेंगे, ट्राई करेंगे और चेक करेंगे कि जो आउटपुट आ रहा है वो हमारे सेट में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो आंसर मिल गया, जैसे कि यहां पे प्रेजेंट था, यहां पे प्रेजेंट था। अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो केस नहीं बन पाएगा। तो दिस रिलेशन कंसिस्ट टू एलिमेंट्स 2,4 एंड 3,6। अभी पहले समझ लो मेरे साथ, ये बनाना ही है आपको, काम आपका यही होगा। थ्योरेटिकल क्या है क्या नहीं वो बात की बात, आप पहले सिंपल ये समझो कि हाउ वी आर प्रिपेयरिंग दिस। चलिए मैं दूसरा रिलेशन देता हूं इसी में। ये सब काम आप रफ पे भी कर सकते हो या चाहो तो फेयर पे कर लो, जैसी आपकी चॉइस। इस बार मैं आपको दे रहा हूं ए रिलेट्स टू बी सच दैट बी इज ग्रेटर देन ए। सॉरी, एक सेकंड। यस, बी इज ग्रेटर देन 2a। यस, मैं एक्स कोमा वाई लिख रहा हूं, इस पर आसानी रहेगी समझ। x relates to y such that y is greater than 2x। x की वैल्यू बिलोंग करती है a को, y की वैल्यू बिलोंग करती है b को। आपको मुझे रिलेशन बना के दिखाना है, आपको मुझे बताना है कितने एलिमेंट्स हैं जो इस रूल को फॉलो करेंगे। ये R1 था, रिलेशन 1 था, ये R2 है, रिलेशन 2 है। मैं चाहता हूं इसका आंसर आप मेरे को बताएं। x है कोई भी सेट a की वैल्यू, y है कोई भी सेट b की वैल्यू। आप डिफरेंट डिफरेंट x को पुट करेंगे और चेक करेंगे y की कौन कौन सी वैल्यूज उसके लिए पॉसिबल है। पहले आप ट्राई करो, होता है नहीं होता है, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग फॉर नाउ। आपको बस ये ट्राई करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज सेइंग। इफ यू आर एबल टू डू इट, वेरी गुड। इफ यू आर नॉट, then also good, no worries, will make you understand what this is saying, but first you try। जो भी कर ले वो मेरे को आंसर बता सकता है फिर as soon as you are done।
अच्छा जी, I got an answer. Aisha, no. This time it's written something else. चलिए, हुआ किसी का फाइनल आंसर तक कोई पहुंचा? What do you think is the answer? ओके, चलिए मेरे साथ। सर हाँ जी, सर मैं श्योर नहीं, पर मैं बताऊं, हाँ मुझे हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। 4,2 and 5,4। सॉरी, फिर से बता। वन आंसर तो गलत है, बट फिर से बोल। 4,2 and 5,4। नहीं नहीं नहीं, बाई 4,2 पहला एलिमेंट तो हमेशा ए से ही आएगा ना, तो 4,2 तो आंसर हो नहीं सकता। 2,4 मे बी कुड हैव बीन द आंसर, बट 4,2 तो सर्टेनली इज नॉट द आंसर, क्योंकि पहला एलिमेंट देख हमेशा ए से ही आता है। उसने बोला ना ऐसे कि x रिलेट्स टू y, x रिलेट्स टू y का मतलब ये है कि पहला x दूसरा y। अगर वो कहता y रिलेट्स टू x, तो इसका मतलब होता पहला y दूसरा x। चलो मेरे साथ अभी समझते हैं इसको, क्या ये कह रहा है। ये हमसे कह रहा है कि आपका कोई रिलेशन है R2 और x y से इस तरीके से रिलेट करता है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग x इज रिलेटेड टू y अगर y ग्रेटर देन 2x है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे को x और y की पॉसिबल वैल्यूज पता है, मैं x की वैल्यूज ले सकता हूँ 1 2 3 और y की वैल्यूज ले सकता हूँ 4 5 6। मेरे को स्टार्ट कैसे करना चाहिए? मेरे को स्टार्ट करना चाहिए x की वैल्यू सबसे पहले 1 रख। अगर मैंने x को 1 रखा तो y मेरे पास बनता है y इज ग्रेटर देन 2। एम आई करेक्ट? यहां तक मेरी बात सही है? किसी को कोई प्रॉब्लम हो प्लीज फील फ्री टू आस्क अप टू दिस पॉइंट। फिर मैंने x को 2 रखा तो क्या बन जाना चाहिए? y शुड बी व्हाट? हाँ जी, Greater than 4, greater than 4, and in this case when x is 3, greater than 6, greater than 6. Okay, now x था आपका 1 तो y होना चाहिए greater than 2. Now what are the options that you have for y? What can y take? I mean, what are the values that y can take? Y can take 4 5 6, right? क्या 4 5 6 2 से बड़े हैं? बिल्कुल बड़े हैं। तो इसका मतलब इस केस में y 4 भी ले सकता है, 5 भी ले सकता है, 6 भी ले सकता है। जब आप x को 1 रखेंगे तो y शुड बी ग्रेटर देन 2x, यानी कि अगर आपने x को 1 रखा तो y शुड बी ग्रेटर देन 2। अब y की वैल्यू 2 से बड़ी क्या क्या हो सकती है? इस केस में तो 4 5 6 हो सकती है। सिमिलरली आपने x को 2 रखा तो y क्या आया? ग्रेटर देन 4। अगर y आया ग्रेटर देन 4 तो क्या बता सकते हो मेरे को y की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज होंगी इस केस में? 5 and 6। 5 and 6। और लास्ट केस में? सर जी जी आयशा बोलिए। सर अगर हम लोग x को 1 और x को 2 रखते हैं तो हमें y इक्वल टू 2 मिलता है ना, ग्रेटर देन 2 तो नहीं मिलता। ऐसा जरूरी नहीं है आयशा कि हर बार ऐसा हो, वो तो पिछली बार था ना। पिछली बार जो तूने रूल बनाया था वो बनाया था कि b का वैल्यू 2a के बराबर आना चाहिए, बट इस बार तो रूल ये है ना, हमें रूल हाँ पे बट फोकस करना है। अगर हम लोग 2 है। into 1 करेंगे तो फिर भी तो हमें ठीक है, इक्वल टू। अभी तू बता मेरे को इक्वल्स टू लगा कहाँ है? ये तो लगा सिर्फ नहीं इतना है कह रहे हैं लेकिन ना, y ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। नहीं नहीं, बात तेरी सही है। जो भी नहीं, तू ऐसे समझ इस बात को कि जो भी यहाँ पे रूल लिखा हुआ है ना, इसके ये ड्राइविंग पॉइंट है अपना। ये अपने माई बाप है भाई, ऐसे समझ ले। ये जो बोलेगा मैं वो कर दूंगा। इसने मुझे पहली बार बोला b का वैल्यू 2a के बराबर होना चाहिए, तो मेरा इससे एक क्वेश्चन होगा बस कि भाई ये बता दे मेरे को b क्या है और a क्या है। तो इसने मुझे यहाँ पे ये बता दिया कि a है भाई कोई भी एलिमेंट ऑफ a, यानी कि a ले सकता है 1 2 3 और b ले सकता है 4 5 6। मैंने कहा ओके, अब क्या करना है? इसने कहा आप इस तरीके से इनको रिलेट करो कि b का वैल्यू 2a के बराबर होना चाहिए। मैंने कहा यानी कि मैं अगर यहां से कोई भी एक एलिमेंट लेता हूं तो उसका ट्वाइस वाला लेना है यहां से। तो मैंने उस रूल के अकॉर्डिंग मेरे को 2 आंसर मिले, मैंने लिख दिया। बट इस बार ये नहीं कह रहा, इस बार ये मुझसे कह रहा है कि देखिए भाई x है कोई भी ये वैल्यूज
मैंने कहा ओके y है ये कोई वैल्यूज, ठीक है। और इस बार आपका रूल है y शुड बी ग्रेटर देन 2x। तो मैंने x को 1 रखा तो y आया ग्रेटर देन 2। ये कह रहा है अगर x 1 है तो y 2 से बड़ा होना चाहिए। मैंने कहा मेरे पास तो 3 वैल्यूज है y की जो 2 से बड़ी है, तो इसने कहा ले लो तीनों, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली बार जब मैंने x को 2 रखा तो इसके अकॉर्डिंग y ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। इन दिस केस y कैन हैव 5 and 6। अगली बार जब मैंने x को 3 रखा तो y का वैल्यू 6 से बड़ा होना चाहिए। देयर इज नो पॉसिबल वैल्यू। आयशा बात समझ आई? यस। अभी और आ जाएगी, रुक जाओ अभी और क्वेश्चन करेंगे इस पे। अब आंसर क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात तो मेरा यहाँ पे जवाब दिया, मतलब मेरा क्वेश्चन ये आपने ये तो कंडीशन तो निकाली। One of the ordered pairs can be 2,5 and the other Yes. one can be 2,6. Yes. And Then again 1,4 yes. and 1,5, 1,6. करेक्ट। सी जो मेरे को यहाँ पे मिला इसका मतलब ये है कि अगर आप x को 1 रखते हैं तो आप y की 3 वैल्यूज ले सकते हैं, यानी कि x1 is connected to y, 1 is connected to 4, 5 and 6, 2 is connected to 5 and 6, 3 is not connected to any value because you don't have any value which is greater than 6, twice of the 3. So the answer should be 1, 4, 1, 5, 1, 6, then 2, 4, 2, 5, 2, 6. अब एक बात समझो, ये जो आंसर आया ना, ये आपकी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा होगा ये वाली। उसने आपसे क्या कहा था कि भाई y हमेशा 2x से बड़ा होना चाहिए, यानी कि दूसरा एलिमेंट पहले के डबल से बड़ा होना चाहिए। देख लो, दूसरा एलिमेंट 4 है, 1 के डबल से बड़ा है। दूसरा एलिमेंट 5 है, 1 के डबल से बड़ा है। दूसरा एलिमेंट 6 है, 1 के डबल से बड़ा है। ऐसे ही यहाँ पे दूसरा एलिमेंट 5 है, 5 2 के डबल से बड़ा है, 4 से बड़ा है। 6 2 के डबल से बड़ा है। 3 का डबल होता है 6, 6 से बड़ा कुछ नहीं है, तो 3 इसीलिए किससे भी कनेक्टेड नहीं। दैट इज हाउ द रिलेशन विल प्रोसीड। आपको कोई ना कोई कंडीशन दी गई होगी, उस कंडीशन को जितने ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई करते होंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। कोई भी कंडीशन दी जा सकती है, हर केस में अलग अलग कंडीशन दी गई होगी। तो रिलेशन का बस एक बात है, रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट से सिर्फ एक रीजन की वजह से अलग है, बहुत ही सिंपल रीजन। कार्टेशियन प्रोडक्ट के केस में कोई कंडीशन नहीं होती। अगर मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखता तो 9 वैल्यूज लिखना पड़ता, बट उन 9 वैल्यूज में से मेरे रिलेशन के अंदर सिर्फ वही ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। गिवन कंडीशन थी इस पहले वाले केस में कि ट्वाइस होना चाहिए सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का। गिवन कंडीशन है दूसरे वाले केस में कि ट्वाइस से बड़ा होना चाहिए सेकंड एलिमेंट। और उसी हिसाब से हम अलग अलग केसेस बनाते जाएंगे। हर बार डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ सकते हैं। सबसे पहले आप फटाफट से ये दोनों नोट कर लीजिए। कोई बचा है जिसने ये दोनों एग्जांपल्स नोट नहीं किए? सिर्फ हैंड रेज कर लो जो भी बचा है, जिससे कि मुझे पता चल जाए आप कब, जब आप लिख लें तो फिर हैंड डाउन कर लेना। ओके, एवरीवन हैज रिटन। चलो चलो फिर मैं एक और प्रॉब्लम देता हूँ इसी पे। पहले तो तुम बनाना सीख लो, क्योंकि तुम्हें यही करना होगा। तुम्हें 2 सेट दिए जाएंगे या एक सेट दिया जाएगा, आपको उनके एलिमेंट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट कैसे करोगे? कोई ना कोई कंडीशन से कनेक्ट करोगे। वो कंडीशन मैं आपको बदल बदल के दे रहा हूँ। पहली बार मैंने b = 2a कंडीशन दी थी, इस बार मैंने y > 2x कंडीशन दिया। अगली बार कुछ और दूंगा, अगली बार कुछ और दूंगा, पेपर के अंदर कुछ और आएगी। बट आप कर सकते हो, जो भी आएगा सिंपल सिंपल मैथ्स का कोई ना कोई एक इक्वेशन सा आ जाएगा। वो इक्वेशन को सॉल्व करो, आपको आंसर मिलता चला जाएगा। सॉल्व करने के लिए स्टार्ट कैसे करें? पहले वाले सेट की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखना शुरू कर दो। जैसे देखो, मैंने पहले केस में भी a को पुट करा 1 2 3, दूसरे केस में x की जगह 1 2 3। यही काम करता जाऊंगा यार, और इससे मेरे को आंसर मिलता जाएगा। तो पहली चीज, हम सीधा पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि हमें काम क्या करना है, ये करना है। चलो भाई, मैं इसी में ही दे रहा हूँ थर्ड। आपने ए बी लिखा ही हुआ है,
तो मैं आपसे कह रहा हूं कि देखिए जी मेरा रिलेशन है R3 और थोड़ा सा बदल दे रहा हूं इस बार भाई। क्या इसका मतलब आप मुझे बता सकते हैं अभी मैंने क्या कुछ बदला है क्या? No. बदला तो है, कुछ तो बदला गया है। Wait, like y and x Y are relates with X. आप y relates with x. Till now we were relating x with y, but now we are relating y with x. It means that what? What does it mean? Input is Y and output is X. Input is y and output is x. Correct. So the first element would be from set B now, and second element would be from set A now. तो पिछली बार जो आप पहले वैल्यूज 1 2 3 रख रहे थे, इस बार आप 1 2 3 नहीं रखेंगे इनपुट, इस बार आप 4 5 6 को इनपुट की तरह लेंगे। Just a second. ध्यान से बस आप इसको समझना सीख लो पहले कि ये क्या लिखा हुआ है। जो भी आपके सामने लिखा हुआ है बहुत ही सिंपल कंडीशंस है, कोई लोड नहीं, ज्यादा टफ चीजें नहीं है ये। आप 4 5 क्वेश्चन लगाओगे आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या करना होता है। चलो ये लगाना शुरू करो, देखते हैं ये हो पाता है कि नहीं। x is less than y minus 1 upon okay, just a second.
करेक्ट है सफा, गुड। फहद कहाँ हो भाई, ठीक ठाक हो? यस बताओ जरा आंसर फिर इसका, गलत बता दो कोई दिक्कत नहीं है, और आंसर बताओ। सर, ए और बी क्या है यहाँ पे? ए और बी हमारे सेट हैं जो पिछले क्वेश्चन में यूज करेंगे। ए सेट है 1 2 3 का, और बी सेट है 4 5 6। जल्दी नहीं पूछ लिया कुछ ए और बी के बारे में? सर मैं ना एक्चुअली खोया रहता है आजकल, तो मुझे अच्छा लगता है क्लास अरे में। नहीं, मैं हमारी शिफ्टिंग चल रही है तो मैं भी उसी प्रोसेस में हूँ, तो क्लास अच्छे से नहीं कर शिफ्ट दूंगा। कर, मैं चैप्टर पे चैप्टर शिफ्ट करता जाऊंगा, है ना, तो शिफ्ट करता रहे। चैप्टर शिफ्ट हो जाएंगे फिर कहियो कि खत्म नहीं, हो गए तो। ये चैप्टर मैं कर चुका हूँ पहले। अच्छा फिर ठीक। तो एक्स एक्स 1 2 3 में से कुछ भी हो सकता है, वाई 4 5 6 में से कुछ भी हो सकता है बेसिकली। पेन लाना। हम्म, चलिए मेरे साथ करते हैं। आयशा इराम कहाँ पहुंचे, कैसे स्टार्ट किया? चलो पहले मेरे को ये बताओ कोई सर भी। मैं सेंड कर दूँ। अच्छा तो मेरे को ऐसे ही बता दो, अगर तूने ज्यादा नहीं लिखा है तो, और अगर लिख लिया तो फिर भेज दे, कोई बात। एंड व्हाट अबाउट इराम? सर कर रही हूँ। चल मेरे को बता पहले कैसे कर रही है। करेक्ट है आयशा, पहला आंसर मतलब फर्स्ट ऑर्डर पेयर। तो इरम कैसे स्टार्ट करें, मेरे को बता। y की वैल्यूज रखनी चाहिए पहले या x की वैल्यूज रखनी चाहिए पहले? y की y की क्या रखें सबसे पहले? 4। 4 करेक्ट। आयशा करेक्ट आ रहे हैं आंसर। चल y रखा 4, तो क्या बना x? ठीक है, x बनना चाहिए 3/2 से छोटा, राइट? तो क्या क्या वैल्यूज ले सकता है x? सर जी बोलिए ना। अगर हम एक्स कुछ भाई y को 4 रखा तो ये बना 3/2 विच इज 1.5। x की वैल्यू 1.5 से छोटी होनी चाहिए। क्या हमारे पास है कोई 1.5 से छोटी वैल्यू? वी हैव 1, तो x कैन टेक 1। यही वाला केस छोड़ा हुआ है आयशा तुमने बस। यहाँ पे ये कह रहा है x लेस देन 2 होना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू 1 हो सकती है। यहाँ पे ये कह रहा है x की वैल्यू 5/2 से छोटी होनी चाहिए, तो x की वैल्यू 1,2 हो सकती है। यानी कि R3 के अंदर जो आंसर आएगा 4,1 देन 5,1 देन 6,1 एंड 6,2। अब्दुल्ला ये बात समझ आ रही है क्या हो रहा है? हाँ सर। आंसर आया था?
नहीं सर, आंसर नहीं। बस एक समझता रहे मेरे साथ एक एक पॉइंट पे कि क्या हम कर रहे हैं। देख हर बार वही कर रहे हैं, जो इनपुट है पहले इनपुट अलग अलग रखेंगे, चेक करेंगे आउटपुट की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है उसके लिए। इस बार इनपुट y था तो y को पहले 4 रखा, फिर y को 5 रखा, फिर y को 6 रखा, अकॉर्डिंगली x की वैल्यूज निकाली उसके लिए क्या क्या वैल्यूज आ सकती है। आयशा तो कुछ पूछ रही थी, तेरे को क्लियर हो गई बात? यस सर। अगर कोई भी डाउट है तो पूछ ले मुझसे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एंड व्हाट अबाउट इराम? क्लियर है क्वेश्चन या कहीं पे डाउट है? सर क्लियर है। चलो ठीक, तूफान मचा रखा है तुमने तो घर पे। ठीक है, चलो अभी अपन एक और बात डिस्कस कर लेते हैं, थ्योरी व्योरी पे अभी कर लेंगे काम। देखो हमारा ये होगा मेन काम कि हमें कोई ना कोई सेट दिया जाएगा, बोला जाएगा इस पे रिलेशन डिफाइन करने का है, आप इस रिलेशन को बना के दिखा दो। तो सबसे पहले तो आप ये काम करोगे, अपना जो भी रूल दिया गया है उस रूल के अकॉर्डिंगली आप उसको आंसर को निकालने की कोशिश करोगे। ये तो मैंने भी आपको थोड़े इजी इजी रूल दिए हैं, मैं भी और टफ भी कर सकता हूँ, इस रूल को करूंगा, मतलब कर नहीं सकता हूँ, करूंगा अभी थोड़ी देर में करूंगा, बट अभी तो पहले सिखाना था ना आपको। तो इसलिए इजी इजी कंडीशन, छोटे छोटे वैल्यूज आराम से आपने इजीली कैलकुलेट कर लिया, सब कुछ ये हो गया। अभी मैं इस रूल को थोड़ा टफ कर दूंगा तो क्या होगा, बस कैलकुलेशंस थोड़ी टफ हो जाएंगी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं है। और काम यही करना है, इनपुट को रखेंगे, चेक करेंगे उसके लिए क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आउटपुट हो सकती है। अभी थ्योरी पे बाद में चलते हैं, पहले यहीं पे ही मेरी एक और बात सुनो। तो लेट्स से आपने ये सेट ए था, ये सेट बी था, आपने 3 रिलेशन अलग अलग डिफाइन करे इस पे, आपने तीनों को बना के भी देख लिया क्या क्या आंसर है। अब इससे आगे का काम आपसे और क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि आप किसी गिवन रिलेशन की डोमेन और रेंज बताइए। मैं ये सब लिखवा दूंगा, पर लिखने से पहले आप इसको ऐसे ही सारी बातें मेरी समझ सकते हैं। तो अगर आपसे कहता है आप डोमेन बताइए R3 का, तो मैंने आपको बताया था डोमेन के बारे में, कैन यू टेल मी क्या मतलब होता है डोमेन का? एनीवन? डोमेन से व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय डोमेन? और डोमेन मींस इनपुट, कोई भी इनपुट को आप एक डोमेन बोल सकते हैं। तो अगर इस रिलेशन को बनने के बाद आपको बेसिकली डोमेन, अगर आपसे पूछा गया डोमेन बताइए, तो वो आपसे जानना चाहता है कि इस रिलेशन के इनपुट क्या क्या है। और अगर आपसे पूछता है कि रेंज बताइए इस रिलेशन की, तो वो आपसे जानना चाहता है इस रिलेशन के आउटपुट क्या क्या है। चलो पहले आप गेस करो, आयशा से स्टार्ट करते हैं। आयशा मेरे को ये बता कि तुझे क्या लगता है इस जो R3 तेरे को रिलेशन दिया गया है, इसके इनपुट क्या क्या है? 4 5 6 और आउटपुट 1 and 2। 1 और 2, करेक्ट। देखिए भाई, जब आपका रिलेशन बन जाएगा ना, तो उसके बाद आपको सिंपल सिंपल 2 बातें चेक करनी है। पहला एलिमेंट जो है सारे ऑर्डर्ड पेयर का, वो आपका एज अ इनपुट एक्ट कर रहा है, और दूसरा एलिमेंट जो है आपके ऑर्डर्ड पेयर का, माने इनपुट, ये माने आउट। तो पहला एलिमेंट हमेशा इनपुट की तरह एक्ट करेगा, दूसरा एलिमेंट हमेशा आउटपुट की तरह एक्ट करेगा। इस सेट के इनपुट्स हैं जो भी पहले पहले एलिमेंट आए, या इस रिलेशन के इनपुट। तो अगर आपसे डोमेन पूछा जाए तो पहले वाले एलिमेंट्स को कलेक्ट करके लिख दो। अब देखो 6 रिपीट हुआ था, बट मैं सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करता। हमें पता है सेट का रूल होता है, आप एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखेंगे। तो 6 2 बार आया, बट कोई बात नहीं, एक बार से ही हमारा काम हो जाएगा। अगर आपसे पूछा रेंज क्या है इस रिलेशन की, तो जो भी आंसर आए, यानी कि 1, 2,
डोमेन और रेंज का शुरुआत में क्या सेट दिए गए थे इस बात से कोई लेना देना नहीं है, दे आर नॉट रिलेटेड। शुरुआत में आपको कुछ भी सेट दिया जा सकता है, फाइनल जो रिलेशन बनेगा जो कि ये था, ये आपको बताएगा क्या है डोमेन क्या है रेंज। इस फाइनल सेट के पहले एलिमेंट्स का कलेक्शन डोमेन होगा, दूसरे एलिमेंट्स का कलेक्शन रेंज होगा। डोमेन बोले तो इनपुट, रेंज बोले तो आउटपुट। लिखवा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, बट अभी समझ लो बस मेरे साथ। अब एक और वर्ड आ जाता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या है? अच्छा, अब मुझे एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, जरा इस सेट को ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम y को x से ही तो रिलेट कर रहे थे। y की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती थी? मेरे इन क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए जरा मुझे फटाफट। y की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती थी? आई डिडंट हियर समवन। 4, 5 and 6. और x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती थी? 1, 2. Like you're asking after the relation. नो 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 नो, आई एम जस्ट आस्किंग कि y की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती थी क्वेश्चन के अंदर, 1, 2 and 3. Yeah. और x की क्या क्या हो सकती थी? बिल्कुल करेक्ट जवाब है। y की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती थी 4, 5 एंड 6। x की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती थी 1, 2 एंड 3। अब एक बार फाइनल रिलेशन पे, जो फाइनल रिलेशन था उसमें हमारा डोमेन यानी कि पहला इनपुट आया हमारा 4, 5, 6 और आउटपुट आया हमारा 1 और 2। कोडोमेन और रेंज में बहुत छोटा सा फर्क है। डोमेन तो आपका फिक्स है, डोमेन तो आपने देखा, आप फाइनल रिलेशन निकाला, रिलेशन का जो पहला एलिमेंट का कलेक्शन है वो डोमेन। रेंज भी फिक्स है, जो दूसरे एलिमेंट का कलेक्शन है वो रेंज है। कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। मैं लिखवाऊंगा, अभी लिखवा नहीं रहा, चलो लिखवा ही देते। इसे अभी तो छोड़ो, मैं अभी पूरा इन ऑर्डर लिखवा दूंगा। अभी तो मैं आपको बस एग्जांपल से पूरी कहानी समझा रहा हूँ, इसके बाद हमारी कहानी खत्म हो जाएगी, फिर हम थ्योरी पे ही बात करेंगे। तो कोडोमेन क्या है ना, कोडोमेन है हमारा जो भी आंसर आ सकता था। आंसर क्या आ सकता था? एक्स आ सकता था। एक्स क्या क्या वैल्यूज ले सकता था? 1, 2, 3 में से कुछ भी ले सकता था। तो आंसर आ सकता था 1, 2, 3, बट आया क्या? 1 एंड 2। भाई आंसर तो तीनों में से कुछ भी आ सकता था ना, बट 3 किसी से रिलेट नहीं हो पाया। वो आपने कंडीशन ऐसी दी कि उस कंडीशन के अकॉर्डिंग 3 किसी से रिलेट नहीं हो पाया। तो भैया जो आंसर्स आ सकते थे वो कोडोमेन होता है, और जो आंसर्स आए वो रेंज होता है। तो जितना भी पॉसिबल आउटपुट का सेट था वो कोडोमेन, सॉरी नॉट सेट बी, माय बैड, माय मिस्टेक, सॉरी। इस केस में तो सेट ए कोडोमेन है ना, ये आंसर्स आ सकते, ये था आउटपुट। तो जो भी आंसर्स आ सकते थे वो कोडोमेन, जो आए वो रेंज। ये डिफरेंस कोडोमेन एंड रेंज के अंदर। कोडोमेन कोई लोड नहीं है, पहले से ही पता होता है कोडोमेन क्या है। जो भी आंसर्स आ सकते हैं वो पूरा सेट लिख दो, बस सेट है। रेंज और डोमेन निकालने के लिए आपको पूरा रिलेशन पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप डोमेन और रेंज बता पाओगे, पहले नहीं बता सकते। कोडोमेन क्वेश्चन को देखते ही बता सकते हो कि क्या कोडोमेन है इसका। जो भी पॉसिबल आंसर्स आ सकते हैं वो आएंगे कि नहीं आएंगे, हमें इस बात से So फर्क can नहीं you पड़ता। explain codomain again? Yeah. So codomain is basically set of all possible outcomes. Set of all possible outcomes. For example, in this case, this was the output, x was the output, and x, what was x? X was any element of set A. So basically, our output should belong to set A. x मेरे को आउटपुट दिया गया, x कोई भी a का एलिमेंट होगा, which means that any element of a can be an output.
वो आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा वो एक अलग पॉइंट है, बट वो आउटपुट आ सकता है। मेरे को पता है कि मेरे को 1 2 3 ये 3 ऑप्शन है मेरे पास आंसर्स के, आउटपुट के 3 ऑप्शन है, या तो आंसर 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो जो भी आंसर्स आ सकते हैं, यानी कि जो भी पूरा का पूरा सेट होता है आउटपुट का, वो पूरा कोडोमेन बोला जाता है, और उसमें से जो आंसर आएंगे वो हमारा रेंज हो जाता है। तो रेंज और डोमेन के लिए आप पहले पूरा रिलेशन डिफाइन करिए, तब बताइए। बट अगर वो मुझसे यहीं पे पूछता ना, इस रिलेशन को ऐसे देखे के वो मुझसे पूछता कि बताइए मुझे कोडोमेन, तो मैं ये चेक करता कि मेरा एक्स कोडोमेन है, क्योंकि एक्स आंसर है, यानी कि एक्स किसको बिलोंग करता है, ए को, तो मैं कह देता सेट ए कोडोमेन हो गया। स्टार्टिंग में ही मैं ये बात बोल सकता था, मुझे एंड तक जाने की जरूरत नहीं है इसके लिए। समझ आई बात क्या बोल रहे हैं? एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, चलो थोड़ा सा टफ इस बार, और आपसे डोमेन, रेंज और कोडोमेन भी पूछा जाएगा। लिख लीजिए ये सब, किसी ने नहीं लिखा है तो। चलिए, थोड़ा टफ नहीं, हल्का ही दे रहा हूं मैं। कोई बचा है क्या जिसने नहीं लिखा? तो मैं रुक जाता हूँ, अदरवाइज आई एम अबाउट टू रिमूव दिस। चलिए, फिर एक क्वेश्चन है आपके लिए। एक सेट दे रहे हैं हम आपको ए, यस, 1 2 3 4 9 16, define a relation R from set A to itself. हाँ जी, पहले आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ के। जिसको ये समझ आ जाए, जो जो भी इस क्वेश्चन समझा सकता है कि क्या, what do we need to find, what are they asking, just raise your hand, जिसको भी ये बात समझ आ जाए। सबसे पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़े। Safa, you can leave after this question. Okay? Yes. इरम, समझ आई बात क्या बोल रहे हैं ये? आयशा, फहद, यस सर। समझ आई ये बात क्या बोल रहे हैं? यस सर। समझा दें। सर इसमें हमें एक रिलेशन डिफाइन करना है फ्रॉम ठीक सेट है। ए टू सेट ए। पहली इसमें बात, मतलब रुक जा, बस रुक जा। मैं तेरे से यही जानना चाहता हूँ, जो मुझे बताता जाएगा मैं औरों को एक्सप्लेन भी तो करता जाऊँ। मुझे आता नहीं, बात यार बता दिया, बता हेल्प कर दिएगा मेरी भी, मैं भी तो तेरी बात।
तो हम ये बोल रहे हैं कि रिलेशन आर एक बनाना है, ठीक है, फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ। तो फादर ने बहुत ही अच्छी बात बोली कि इटसेल्फ मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है सेट ए से सेट ए पे ही रिलेशन बनाना है। तो भाई मेरे इनपुट भी सेट ए ही है, आउटपुट भी सेट ए के अंदर से ही होगा कुछ ना कुछ। सबसे पहले तो आप ये समझो, तो इनपुट भी सेट ए, आउटपुट भी सेट ए। अभी रुक जाओ, इसके आगे का क्वेश्चन बिना पढ़े मैं नहीं जानना चाहता भाई वो किस रूल से क्या कह रहा है, क्या है, मेरे को कोई मतलब नहीं है अब उसके बाद वो क्या कह रहा है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या मैं इतनी इंफॉर्मेशन के बाद ये बता सकता हूं कि कोडोमेन क्या होगा इस रिलेशन का? सेट ए 1 2 3 4 सेट ए, 9 6। करेक्ट। इरम, ये बात क्लियर हुई जो मैंने अभी बोली? जी सर। क्योंकि हमारा आंसर आउटपुट, इनपुट भी सेट है, आउटपुट भी सेट है। आपसे पूछा गया कोडोमेन, कोडोमेन के लिए तो आपको बस इतना जानना जरूरी है कि आंसर का आउटपुट का सेट कौन सा है। आपने कहा भाई सेट ए से सेट ए पे ही आप रिलेशन बना रहे हो, यानी कि इनपुट भी सेट ए के अंदर से आएगा, आउटपुट भी सेट ए के अंदर से आएगा। तो यहां से मुझे ये पता चल गया, सबसे पहली बात तो मुझे कुछ नहीं इसके बाद जानने की जरूरत है, पर मैं ये बता सकता हूं कि इस रिलेशन का कोडोमेन क्या है। इस रिलेशन का कोडोमेन है सेट ए, क्योंकि पूरा आउटपुट का सेट ये है। अब क्या आंसर आएगा क्या नहीं आएगा मुझे नहीं मतलब, मुझे ये पता है आंसर जो भी आएगा इसमें से ही आएगा। तो जो जो आंसर्स पॉसिबल हो सकते हैं वो आपका कोडोमेन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सेट ए टू सेट ए एज, अब ये वाली लाइन बहुत जरूरी है, समझा दो जरा ये बात भी फाद। Sir, A is related to B, where B is the square of A. इसमें मतलब इसमें A और B का रिलेशन ये है कि B जो है वो A का स्क्वायर है। बिल्कुल, और बी कहां से, बी कहां से वैल्यू लेगा? B भी सेट A से आएगा। और ए भी सेट ए से आएगा, है ना? तो Yes. कैसे करें शुरू? तो 1 लेंगे पहले में। बिल्कुल भाई, सबसे पहले आप बता दो कि हियर के जो आपके ए और बी आप जिनकी बात कर रहे हो, ये बी और ए ये दोनों के दोनों सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं। अब आप ए की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेके देखो, कितनी वैल्यू रख सकते हैं ए की फाद? कितनी वैल्यूज हम ए की रख के देखेंगे? 1 2 ए की वैल्यू रखेंगे, हाँ 6 वैल्यूज रख के देख सकते हैं। क्यों? 1 2 3 4 9 16 सारी। जी। ठीक है, आप शुरू कर सकते हो। यस सफा। So how is B? How does B belong to A? Because we are defining the relation R from set A to itself. Yeah. इसलिए B belongs to A. तो बहुत in many cases we will be given to define a relation over its own set. In most of the cases we will be given to define the relation to its own set only. So set A to itself naturally means that input is also from set A and output is also from set A. Do you understand this, Safa? Yes, sir. I understood. ठीक। चलिए फिर आयशा ए को 1 रखा, बी की वैल्यू क्या मिलेगी बता मेरे को? वन 1। और अगर ए को 2 रखते तो 4 4। तो क्या ये आंसर है हमारा 1,1? आप कैसे पता करेगी इस बात को? अब्दुल्ला कैसे पता करेगा आंसर है कि नहीं है ये? इनपुट तो तूने एक सेट से उठा लिया, सेट ए से। आउटपुट कहां से होना चाहिए था? वो भी तो सेट ए से ही होना चाहिए था। तो आयशा क्या ये आंसर होगा? होगा क्यों? क्योंकि
क्योंकि ये बिलोंग्स टू, जो आपका आंसर आया अगर वो ए को बिलोंग करता है तो बिल्कुल आंसर होगा। तो क्या दूसरे वाला आंसर होगा? अच्छा चलिए बता। यस होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि 4 भी हमारा ए को बिलोंग करता है। तो इससे आंसर मिल गया 1,1, इससे आंसर मिला 2,4, इससे आंसर मिला ए को 3 रखेंगे तो बी आना चाहिए 9। If 9 is present in A, then it is the answer. If 9 is not present in A, then it wouldn't be the answer. But in this case, this is the answer. 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16. Correct. Domain and range as well, Safa. आंसर दे फटाफट मेरे को, तो फिर तो लीव करते क्लास, कोई इशू नहीं। देख लियो, उसके बाद मैं थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ। 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा, 1-2 बातें और बतानी है, वो हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। ए को रखा मैंने 9, बी का आंसर आया 81, पर ये तो बिलोंग नहीं करता ए को, डज नॉट बिलोंग टू ए। ए को रखा 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256, which also not belongs to A। तो आंसर हो जाना चाहिए आर का। इसके बाद लिख लीजिए also define range and domain, range, domain and codomain। पूरा क्वेश्चन ये था। तो 1,1, 2,4, 3,9, 4,16। अगर डोमेन की बात करी जाएगी तो हम निकाल सकते हैं करेक्ट, करेक्ट, गुड। डोमेन में हमारे पास 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। सिमिलरली रेंज के अंदर हमारे पास 1, 4, 9, 16 हो जाएगा। That is how we calculate, that is how we define a relation and calculate its domain and range. So this is very sure कि आपके पास एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ ऐसा आएगा ही आएगा। यही काम था मेन तो इसका। अब एक बार हम बस एक दो छोटी छोटी चीजें और करनी है हमें, वो भी हो जाएगा। मेन काम आपका खत्म हो चुका है। एक दो छोटी चीजें और बतानी है, वो अभी फटाफट से फिनिश हो जाए। हाँ या हाँ जी, पहले आपको कोई भी परेशानी, आपको रिलेशन में कहीं पे भी डाउट हो कि हमने ऐसा क्यों किया या कहीं ऐसा तो नहीं करना था, वैसा तो नहीं करना था, कुछ भी एनीथिंग प्लीज पूछ लीजिए अभी। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो कहानी, कहानी लिखना, कहानी के साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट बातें भी आएंगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहानी ही लिखने वाली है। कहानी के साथ सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट बात अभी आएगी। चलो सबसे पहले तो हम ये शुरू करते हैं कि रिलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। तो अब मैं थोड़ा टेक्निकल टर्म्स के साथ रिलेशन को डिफाइन कर दूं कि आप अगर रिलेशन किसी को बताना चाहते हैं कि कैसे आप रिलेशन बताएंगे, तो अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट एक्स या फ्रॉम सेट ए टू बी। इस चीज को हम ऐसे लिख के दिखा देते हैं, मतलब मैं ब्रैकेट के अंदर दिखा रहा हूं, आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं। रिलेशन सच दैट ए टू बी is a correspondence, correspondence माने रूल या
एसोसिएशन, सब उसी के ही वर्ड है। So a relation R from set A to B is a correspondence, rule या association between set A to set B by which none, one or more elements, ये ज्यादा फैंसी लिख पा रहा हूँ मैं थोड़ा सा, इसको ऐसे समझने की जरूरत नहीं है वैसे। by which none, one or more elements of set A are connected with none, one or more। इन none, one और more की जगह में some भी लिख सकते हैं हम लोग। some elements of set A are connected with some elements of set B, elements of set B। ये कुछ नहीं है, ये कह रहे हैं कि आप सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट्स से किसी रूल के अकॉर्डिंग अगर कनेक्ट कर दो तो एक रिलेशन बन जाएगा। हो सकता है उस रिलेशन के अंदर एक एलिमेंट हो सकता है उस रिलेशन के अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। ठीक है जी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is a subset चलिए जी, एक एग्जांपल से मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, फटाफट से एक बार मेरी बात सुनिए। कुछ नहीं, यही ए और बी वाले एग्जांपल ले लेता हूँ यार, जो अभी तक हम करते आ रहे। भाई अगर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखता हूँ तो नो एलिमेंट्स बन जाएंगे 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। अब मान लो मैं कोई भी रिलेशन बनाना चाहता हूँ सेट ए से सेट बी, तो उसका जो भी आंसर होगा वो आएगा तो इन्हीं नो ऑर्डर्ड पेयर में से। इनसे बाहर तो ऑर्डर्ड पेयर बन ही नहीं सकता मेरे भाई। अगर सेट ए से सेट बी पे डिफाइन कर रहा हूँ तो उसका आंसर 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 इन्हीं नो एलिमेंट के अंदर आएगा, इससे बाहर नहीं आ सकता। अगर सेट बी से सेट ए पे डिफाइन कर रहा हूं तो भी नो एलिमेंट्स बनेंगे, वो बनेंगे 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3। और अगर सेट बी से सेट ए पे कोई रिलेशन बनाऊंगा तो उसका आंसर बी क्रॉस ए के अंदर से ही आएगा, बाहर से कुछ नहीं आ सकता। कहना मैं ये चाहता हूँ कि तू सेट ए और सेट बी को कनेक्ट करना चाहता है ना, तो भाई सेट ए के पास तो 3 ही चॉइस है ना, सेट बी के पास भी 3 चॉइस है, तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर 9 बन सकते हैं, जिसमें से कुछ ना कुछ बनेंगे उस रिलेशन के अंदर। कितने बनेंगे वो तो जी आपके रूल पे डिपेंड करता है। आपने अभी एग्जांपल्स में समझा था, पहले वाले में 2 ही एलिमेंट कनेक्ट हुए थे, दूसरे वाले में ज्यादा हो गए, तीसरे वाले में मे बी और ज्यादा हो गए। कोई और रूल बना देते मे बी कोई भी ना होता कनेक्ट, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे कनेक्ट हो जाए। पर मेरे भाई कोई भी केस में देख, 9 से ज्यादा ऑर्डर्ड पेयर तो आंसर ही नहीं हो सकते, क्योंकि इससे ज्यादा तो बन ही नहीं सकते। ऐसे थोड़े ना कि तुम आंसर इसका कोई ऐसे दे दोगे 7,9, कहां से आ जाएगा भाई 7,9? 7 है नहीं इसमें, 9 इसमें नहीं है। तो जो भी आंसर आएगा वो कोई ना कोई उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर में से आएगा जो इनके बीच में बनना पॉसिबल है। और आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर ऑलरेडी कनेक्ट कर लेता है। तो फॉर एग्जांपल इस केस में आपका ए क्रॉस बी बहुत सारे एलिमेंट्स बनता है। तो यहां पे हम यही बोल रहे हैं कि रिलेशन जब आप एक सेट से दूसरे सेट पे लिखोगे तो वो कोई ना कोई सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। फॉर एग्जांपल यहां पे आप ए क्रॉस बी को अगर लिखना शुरू करेंगे तो 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6
3 4 3 5 3 6। अब अगर आप कह रहे हो कि A रिलेट्स टू B, तो उसका कोई भी आंसर इसी में से आएगा। एम आई करेक्ट? इरम, आयशा, फहद, अब्दुल्ला, क्या तुम्हें ये बात समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूं? पहले ये बताओ। यस। व्हाट अबाउट इरम एंड अब्दुल्ला? क्या हम कह रहे हैं सिंपल कि एक रिलेशन जो भी बनेगा उस रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स तो इससे ही आएंगे, चाहे जैसे भी आए। रूल कुछ भी दे रखा हो यार, रूल देगा कोई ना कोई, पर रूल से आंसर जो निकलेगा, फाइनल आंसर जो निकल के आएगा, उसमें इससे बाहर कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं हो सकता, क्योंकि इससे बाहर तो बनना ही पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, अब मेरी नेक्स्ट बात सुनो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझसे ये बोला जाए सेट ए दे दिया और सेट बी दे दिया, ठीक है, सेट ए दिया, सेट बी दिया, और बोला गया कि बताइए टोटल कितने रिलेशंस आप डिफाइन कर सकते हैं सेट ए से लेके सेट बी, कितने रिलेशन में लिख सकता हूं? तो पहली बारी में तो आपको लगेगा कि भाई पागल हो जाओ, इनफाइनाइट रिलेशन लिख दो, जितने आप मतलब कितने, जितने क्या लिख सकते हो, जितने चाहो उतने लिख लो। नहीं 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 भाई, जितने चाहो उतने नहीं लिख लो, आप लिख तो कुछ भी लो, पर जो आंसर आएगा निकल के वो आएगा क्या? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो कितने नंबर ऑफ रिलेशन हो सकते हैं? इसको मैं लिख रहा हूं अंदर कंटेनिंग, इसके पास कुछ एलिमेंट्स हैं पी। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए जिसके पास p एलिमेंट्स हैं टू सेट b जिसके पास q एलिमेंट्स हैं इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b। जितने a क्रॉस b के सबसेट लिख सकते हो उतने ही तो डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन भी लिख सकते हो, उससे बाहर थोड़ी लिख सकते हो भाई। जितने आप ए क्रॉस बी के सबसेट बना दोगे उतने ही रिलेशन बन जाएंगे, क्योंकि हर रिलेशन क्या है? हर एक रिलेशन एक सबसेट है ए क्रॉस बी का। तो आप जितने अलग अलग तरीके से चाहो लिख लो रिलेशन को, वो होगा तो कुछ ना कुछ इसका सबसेट ही। तो जितने आप ए क्रॉस बी के सबसेट लिख सकते हो उतने ही टोटल रिलेशन भी लिख सकते हो। अब बात करते हैं कितने सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी पॉसिबल है। अब सबसेट ऑफ, सबसे पहले तो अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी निकालना चाहते हैं तो आपको पता है ऑलरेडी फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आपको दिए गए हैं कितने? p। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी भी आपको दिए गए हैं कितने? q। यानी कि p q आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे ए क्रॉस बी के। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि सबसेट कितने बनेंगे ए क्रॉस बी के। सबसेट का फॉर्मूला कल ही हमने देखा था, सबसेट के फॉर्मूले के लिए आपके पास ए क्रॉस बी का आपको पता है टोटल एलिमेंट्स पी क्यू है, यानी कि 2 की पावर पी क्यू। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी
if NA is equals to 3 and NB is equals to 2। मैंने आपको बताया A के पास 3 एलिमेंट है, B के पास 2 एलिमेंट है, बताओ मैं कितने अलग अलग रिलेशन लिख सकता हूं A से B पे। तो आप कहोगे ये वैल्यू आपको दी गई है P की, ये वैल्यू दी गई है आपको Q की, यानी कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएगा 2 to the power P into Q, यानी कि 3 into जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में है इनटू जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स B में, यानी कि आंसर होना चाहिए 2 to the power 6 which is 64। इतने अलग अलग रिलेशन में लिख सकता हूं, इतने आंसर्स मेरे पास पॉसिबल हैं। जो भी मैं रिलेशन लिखूं उसके 64 अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं, मतलब 64 अलग अलग आंसर्स पॉसिबल हैं अगर मैं रिलेशंस लिखना स्टार्ट करूंगा। जैसे भी लिखूं वो एक अलग पॉइंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप रूल बताओ मुझे, मैं ये कह रहा हूं कि कितने अलग अलग रिलेशंस बनेंगे, जिसको आप बहुत सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं। एक बात तो हुई है, और अब एक आखिरी बात रिलेशन के अंदर, इसके बीच में फर्जी चीजें बहुत हैं बट आप काम की बात करो बस। हाँ जी, आगे बढ़ सकते हैं क्या? कोई बचा है तो प्लीज बता दीजिए, हैंड रेज कर दीजिए। So last thing is inverse of a relation. कैसे डिनोट करते हैं? S R to the power minus। और क्या मतलब होता है इनवर्स का? आप इनपुट और आउटपुट को आपस में एक्सचेंज कर दें। मैं पहले आपको बहुत ही सिंपल से एक एग्जांपल लिख के दिखा देता हूं। अगर आपसे आर इनवर्स लिखने के लिए पूछा गया है तो आप आर लिख लो, मतलब आप अपना रिलेशन लिख लो पहले। जैसे आप रिलेशन लिख लेंगे, मान लीजिए आपका रिलेशन आपको दिया गया है कुछ ऐसा, तो क्या फटाफट मुझे बता सकते हो डोमेन क्या है इस रिलेशन का? हाँ जी, क्या डोमेन है इस रिलेशन का? 134 134 करेक्ट। एंड व्हाट्स द रेंज? 215। करेक्ट। तो हमें क्या करना है यार, डोमेन और रेंज आपका इंटरचेंज हो जाता है एक दूसरे के साथ, यानी कि मोटा मोटा बोलूं तो जितने भी इसके अंदर आंसर लिखे हुए हैं आप ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर बदल 2,1 1,3 5,4 ये आपका आर इनवर्स हो जाएगा। पहले डोमेन था 134, ध्यान से देखना अभी रेंज बन गया होगा 134। पहले रेंज था 215, इस बार देखना डोमेन बन गया होगा 215। तो आपका जो आंसर आया हो उसमें ही डोमेन और रेंज, यानी कि आप अपने ऑर्डर्ड पेयर को उल्टा पलट के लिख दो बस, रिवर्स ऑर्डर में। ये आपका इनवर्स ऑफ अ रिलेशन हो जाता है। बट अगर आप फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना चाहते हैं तो फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है कि इनवर्स का मतलब डोमेन, इनपुट और आउटपुट आपस में एक्सचेंज हो जाए। और अगर आप मैथमेटिकल सेंस समझना चाहते हैं तो मोटा वो तो बहुत ही इजी स्टेप है कि आप अपने ऑर्डर्ड पेयर को पलट के लिख दो बस। जो रिलेशन का डोमेन होगा वो उसके इनवर्स का रेंज होगा, जो रिलेशन का रेंज होगा वो उसके इनवर्स का डोमेन। ये था हमारे पास पूरा रिलेशन।
अगर अभी पहले मुझे ये बताइए सबसे पहली बात कि आपको रिलेशन की चीजें समझ आई, कि आपका कोई डाउट है, पूछना चाहते हो कुछ? ओके, तो इन दैट केस नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूरा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करके लाओ। हाँ हाँ, कुछ पूछ रहा था तुम, बोलो बोलो। अरे प्लीज प्लीज फील फ्री टू आस्क, कोई दिक्कत नहीं है, पूछो पूछो। सर मुझे पूछना था बिल्कुल। कि क्या रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमाइन? बिल्कुल, हमेशा। ये मैं भी लिखवाऊंगा भी आगे फंक्शन में। रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, हमेशा। रेंज हमेशा कोडोमेन से छोटी ही होगी। इसका एक बहुत अच्छा सा एक्सप्लेनेशन भी है आयशा, कि कोडोमेन तो है जो आंसर्स आ सकते हैं, तो जो आंसर्स आ सकते हैं उसी में से तो आंसर आएंगे ना कुछ। नहीं भाई, आप कह रहे हो 1 2 3 4 हमारा सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स है, यानी कि 1 2 3 4 में से कोई भी आंसर आ सकता है। तो जो भी फाइनल आंसर आएगा, यानी कि जो भी रेंज होगी, वो 1 2 3 4 में से कुछ ना कुछ होगी, तो वो हमेशा इसका सबसेट ही बनेगी। समझ आई बात? यस सर। तो बिल्कुल रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगी। कभी कभी इक्वल भी हो सकते हैं रेंज और कोडोमेन। और कोई भी कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हो। मैं बस अपना काम बता दूं, मेरे को नेक्स्ट क्लास में इसका फर्स्ट एक्सरसाइज जो है रिलेशन तक, मतलब आप पूरा खत्म करके लाइए। कुछ ना कुछ डाउट आता है तो मेरे से पहले आप क्लास में, मैं आते ही सबसे पहले आपसे यही पूछ रहा हूँ कि आप कितना रिलेशन पढ़ के आए। और दूसरा छोटा सा टास्क ये है कि फंक्शन रिलेशन का ही पूरा का पूरा आपको थ्योरी व्योरी वाला पार्ट भी एक बार देख के आना है। एनसीईआरटी से सिर्फ, ज्यादा कुछ नहीं लोड है। मेरा काम ये पूरा का पूरा 1.5 आवर में हो जाएगा। 5 दिन है आपके पास, 1.5 आवर में ये पूरा काम खत्म हो सकता है जितना मैंने दिया है। तो मेरे हिसाब से आपको 2 3 घंटे तो दे ही देने चाहिए कम से कम। पूरा वीक है आपके पास, तो आप इजीली इसको किसी और बुक से भी खत्म कर सकते हो। अभी आपका टाइम है, आप जो पूछना चाहो। जिसका कोई क्वेश्चन हो, ही और शी कैन लीव द क्लास। अभी अपना तो पूरा रिलेशन खत्म हो गया, फंक्शन से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं कुछ 1 2 क्वेश्चन भी दूंगा इस पे अच्छे अच्छे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आप पूरा एनसीईआरटी लगा के आ जाएंगे तो पहले आपको क्लास में आके 10 15 मिनट पहले रिलेशन में मैं 1 2 क्वेश्चन कराऊंगा। अच्छा, और मतलब टफ होगा क्वेश्चन, करके आना सारे क्वेश्चन, तभी होगा वो। फिर हम फंक्शन। चलो, दैट इज बाय बाय।